नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, कोविड-19 का फैलाव लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले हमने देखा पेप्सी फैक्ट्री में, उसके बाद श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के बैंक के मुख्यालय में काफ़ी सारे मामले सामने आए और आज एग्रीकल्चर डायरेक्टरेट में भी एक मामला सामने आया है, जिसके चलते सभी को यानी पूरे ऑफिस को सील कर दिया गया है और साथ ही साथ जितने भी लोग हैं उनको अब सैंपलिंग की जाएगी और क्वारंटाइन किया जाएगा। दर्शकों, अब हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी पर पक्षपात यानी सरकार पर पक्षपात करने का आरोप लग रहा है। ये आरोप पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने लगाया है और उन्होंने तर्क संगत तरीके से बताया, यानी आर्गुमेंट देकर के बताया है कि भारतीय जनता पार्टी के ना तो वो एमएलए हैं, ना पंच सरपंचेस हैं, बावजूद इसके उनको बड़े बड़े बंगलोज दिए गए हैं, यानी बड़ी बड़ी कोठियाँ सरकारी दी गई हैं। ना ही उनका बिजली का बिल भरा जा रहा है और ना ही पानी का बिल भरा जा रहा है। ये शिकायतें पहले भी आती रही हैं और आज बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये शिकायत की है कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार आउट ऑफ द वे जाकर के सुविधाएं दे रही है और उन लोगों को सुविधाएं दे रही है ना तो वो इस वक्त एमएलए है, ना ही पंच सरपंच, ना ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन है। आइए देखते क्या कहना है हर्षदेव सिंह का। कानून को अपना बंधक बनाया हुआ है। जिस तरीके से हिंदुस्तान के बाकी रियासतों में हो रहा है, वैसा ही कुछ जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ भी कायदा और कानून बीजेपी के नेता अपनी जेब में रखकर घूमते हैं और किसी भी कानून की कोई परवाह बीजेपी के नेता जहाँ नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से सरकारी बंगलों के ऊपर इन लोगों ने कब्जे किए हुए हैं, मिनिस्टरों के बंगलों में बीजेपी के वो नेता रह रहे हैं जो आज की तारीख में कोई ऑफिशियल पोजीशन होल्ड नहीं करते हैं, जहाँ तक कि सरपंच और पंच भी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट बंगलोज उन्होंने ऑक्युपाई किए हुए हैं, मिनिस्टीरियल बंगलोज ऑक्युपाई किए हुए हैं। ना बिजली का किराया दे रहे हैं, ना पानी का किराया दे रहे हैं और एक तानाशाही जो है वो पूरे निज़ाम के अंदर चलाई जा रही है। जम्मू कश्मीर में भी बाकी रियासतों की तरह बोलने की इजाज़त नहीं है। जो बोलता है उसके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई जो है की जाती है और या तो उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है, या फिर उसके ऊपर जो है जांच बिठा दी जाती है। दर्शकों, हमने भाजपा नेता अश्विनी चरंगू से बातचीत की तो कोई संतोषजनक जवाब उनके पास नहीं था। उनका ये कहना था कि जो लोग गलत है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, प्रशासन जो कर रहा है ठीक कर रहा है। आइए देखते क्या कहना है उनका। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन ने जो कानून है उसको ध्यान में रख करके, जो रूल्स हैं उनको ध्यान में रख करके अपनी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अब उसमें ये विषय ज़रूरी नहीं है कौन किस पार्टी का है। जो भी कानून कहता है और जो भी नियम कहते हैं उसके हिसाब से प्रशासन ने वो पूरा करना चाहिए। जैसे आपको अभी पता होगा कि प्रियंका गांधी को ये कहा गया है कि आप बंगला छोड़ दीजिए दिल्ली में। कई लोगों ने उस पर सवाल उठाया, क्यों ऐसा कहा है? फंडामेंटली शी इज़ नॉट एंटाइटल्ड फॉर दैट। जो सरकारी बंगले के लिए या इस तरह की किसी भी प्रशासन की जो अपनी गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से एलिजिबल नहीं है, दे विल हैव टू वैकेट, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। दर्शकों, हमने देखा था कि ठंडी खुई में जो क्वारंटीन सेंटर बना हुआ था, उस क्वारंटीन सेंटर के अंदर जो हल्ला हुआ था, उस हल्ले को लेकर के वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो बहुत लोगों ने देखा और कुछ लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ भी किया। स्वाभाविक सी बात है।
जो क्वारंटाइन सेंटर में है उनका ये आरोप था कि सैंपलिंग में बेईमानी की जा रही है, असर रसूख वाले लोगों का सैंपल लिया जा रहा है, जिनकी अप्रोच है उनके सैंपल लिए जा रहे हैं, बाकी वालों के सैंपल नहीं लिए जा रहे। और ये आरोप उन्होंने लगाया था और जो वीडियो में हमने देखा था उन्होंने लात घूंसे और तोड़फोड़ भी की थी। आइए पहले वो वीडियो दिखाते जो वायरल हुआ था। दर्शकों, वहीं पे एम्प्लॉइज़ जो है मेडिकल एम्प्लॉइज़ फेडरेशन है, उन्होंने आज बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की और चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि निहत्थे लोग जो स्वास्थ्य विभाग के सेवा कर रहे हैं और उन पर हमला करना, उन पर कुर्सियां फेंकना, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी भी दे दी है। कल की जो घटना ठंडी खुई में हुई है, मैं सख्त शब्दों में उस घटना की निंदा करता हूं कि ये जो लोग मेडिकल को सॉफ्ट टारगेट समझकर हमला करते हैं, उनको मैं ये कहना चाहता हूं कि मेडिकल इतना सोया हुआ नहीं है और जो मेडिकल वाले लोग हैं काम करते हैं और सुबह से लेकर शाम तक इतना काम करते हैं, मगर उनको जो मारा जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि ये फिक्स करना कि सैंपल 300 लेने, 500 लेने, 400 लेने। हम एक काम करें, सफाई कर्मचारी से डॉक्टर तक लगातार काम कर रहे हैं, फिर भी जो हमारी सेफ्टी नहीं है। मैं आज डॉक्टर साहब से हमारी पूरी टीम मिली है, हमने डॉक्टर साहब को क्या दिया है कि अगर हमारी सेफ्टी ना हुई तो हम काम टोटल बंद कर देंगे, चाहे वो अमरनाथ यात्रा का काम हो, चाहे वैष्णो देवी का काम हो, क्या कोई और सैंपलिंग का काम हो, हम काम नहीं करेंगे। हमें चाहिए सेफ्टी। जब हम सेफ ही नहीं है, हमारा दिमाग ही सेटिस्फाई नहीं है कि हम जाएंगे, क्या पता हमें कौन मार देगा। इसलिए मैं आपसे आपके थ्रू ये कहना चाहता हूँ, हमें सिक्योरिटी और सेफ्टी चाहिए। दर्शकों, आज हम बात करेंगे पीडीडी यानी बिजली विभाग के कैजुअल लेबर्स की। बिजली विभाग के कैजुअल लेबर्स ने आज प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट करने का कारण उनका यही था। उनका ये कहना था कि या तो उनको रेगुलराइज किया जाए या फिर नियमित तौर पर वेतन दिया जाए। उनका तर्क है कि डिपार्टमेंट उनको बैकबोन समझता है, रीढ़ की हड्डी समझता है। उसके बावजूद भी ना तो उनको नियमित किया जाता है, ना ही उनको मौके पर या समय समय पर नियमित रूप से सैलरी दी जाती है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया है कि वो पक्षपात और सुतेला व्यवहार इख्तियार कर रही है, जिसको कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमें 2707 को जो बेसिस मिली है और उनमें से 3169 का डाटा था, उनमें से 462 लोग जिनकी एनआईसी नहीं हुई थी। हम चाहते हैं कम से कम 462 की एनआईसी हो और उनमें 407 का एक डाटा चीफ इंजीनियर हमारे दफ्तर में पड़ा था और वो भी डाटा एमडी मैडम के पास पहुंच गया। हम चाहते हैं कि उन 407 को भी एनआईसी हो और उन 407 को भी बेसिस दी जाए, क्योंकि जब तक इनकी एनआईसी नहीं होगी तब तक इनको बेसिस नहीं मिलेगी। हम गवर्नर साहब से अपील करते हैं, ये लोग दिन रात काम कर रहे हैं और यही लोग दिन रात जो काम कर रहे हैं ग्राउंड में, यही लोग मर रहे हैं। क्योंकि अभी हाल ही में हमारा 2 दिन पहले बसोली में भी एक हमारा भाई शहीद हो गया, वो पोल पे ही मर गया।
जानीपुर में भी हमारा एक भाई शहीद हुआ। हम चाहते हैं कम से कम यही लोग काम कर रहे हैं और इनके साथ ही अनदेखी हो रही है। गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि इनकी तरफ गौर फरमाएं और इनकी तरफ देखें और जल्द से जल्द NIC पोर्टल खोला जाए, क्योंकि इनको भी बेजिस मिल जाए हमारी तरह, जैसे 2707 को मिली, उनको भी बेचारों को अभी 5-6 महीनों की ही मिली है। तो पहले उनको भी नहीं मिलती थी, उनकी भी बड़ी लाइबिलिटी पड़ी हुई है पिछले 7-8 सालों की, अभी भी उनकी लाइबिलिटी पड़ी हुई है। हम चाहते हैं कि हमारी जो पेंडिंग बेजिस है वो भी हमें रिलीज़ की जाए और हमें मंथली जो बेजिस दी जाए और हमारे लिए कोई ठोस कदम उठाया जाए, क्योंकि जो लोग मर जाते हैं, जो लोग टांगे कट जाती है, बाजू कट जाती हैं, उनके लिए कोई पॉलिसी बनाई जाए, क्योंकि उनका भी जो है बाद में उनके बहुत सारे पैसे लगते हैं, वो आगे पीछे मांग कर अपना गुजारा करते हैं और अपने ऑपरेशन करवाते हैं। तो जिनकी टांगें बाजू कट जाती हैं उनकी बहुत बुरी हालत होती है। हम चाहते हैं कम से कम उनकी भी कोई ठोस पॉलिसी बनाई जाए। दर्शकों, उनका यह भी आरोप है कि SRO 43 का लाभ उनको नहीं दिया जाता है। हालांकि वो इस पर इंटाइटल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो पोल पे चढ़ते हैं। कुछ लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, कुछ लोगों ने अपने अंग गंवाए हैं, उसके बावजूद भी सरकार की तरफ से माली मदद कोई नहीं मिली है। अगर उनका कोई सदस्य मर जाता है, लेकिन उनके परिवार के सदस्यों को कोई जवाब नहीं दिया जाता है, ना ही उनको कैजुअल लेबर तक लगाया जाता है। आज उन्होंने इस मामला भी उठाया और सरकार से गुहार लगाई है कि उनको वो सभी सुविधाएं दी जाएं जो बाकी मुलाजमों को दी जाती हैं। सर, मैं सरकार की कुछ समझ नहीं लग रही है, सरकार क्या आंखें बंद करके बैठी हुई है कि हमारे जैसे नौजवान जो काम कर रहे हैं उनको जब कोई कैजुअलिटी होती है तो उनके बारे में कोई सोचते नहीं है सरकार। तो उनके बारे में कोई सोचना चाहिए कि जब जैसे कैजुअलिटी होती है, जैसे दोनों बाजू गवाए, किसी की दोनों टांगी गई हैं, कोई बेचारे अभी बेड पे पड़े हैं, तो उनके लिए ठोस पॉलिसी बनेगी ताकि उनका घर का चूल्हा तो जल सके। मैं गवर्नर साहब से अपील करता हूँ कि हमारे बारे में कुछ सोचें। सर, 2012 में मुझे करंट लगा था सर, उसके बाद 8-9 साल हो गए सर मुझे स्ट्रगल करते हुए। सर, आज तक कोई परमानेंट पॉलिसी नहीं निकली, ना कोई मुझे परमानेंट रेगुलाइज किया है और ना ही सर कोई तनख्वाह मिली। सर, मैं सरकार से अपील करता हूँ कि हमें जो पेंडिंग बेसिस है वो भी मिलनी चाहिए और साथ में हर महीने हमें तनख्वाह मिलनी चाहिए ताकि हमारा भी घर का चूल्हा जल सके। सर, दर्शकों, बांदीपुरा में आतंकवादियों ने वसीम उमर और उनके वालिद को मार दिया था और बुरहान वानी के बरसी वाले दिन मारा था। इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी लोगों के बीच में रोष है और ये रोष कल भी था और आज भी जगह जगह उनको श्रद्धांजलि दी गई। कठुआ हो, सांबा हो, आरएसपुरा हो, सुचेतगढ़ हो, अरनिया हो, जम्मू हो, हर जगह पर उनको श्रद्धांजलियां दी गई। भारत माता की जय। वसीम बरी अमर रहे, वसीम बरी अमर रहे, वसीम बरी अमर रहे। माता की जय, भारत माता की जय। वसीम बरी अमर रहे, वसीम बरी अमर रहे, वसीम बरी अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। शहीद वसीम बारी अमर रहे, अमर रहे। शहीद वसीम बारी अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। दर्शकों, निर्मम हत्या को लेकर के जो मैं बांदीपुरा की बात कर रहा हूं, जिसमें आतंकवादियों ने हमला किया था, वसीम उमर और उनके वालिद को मार गिराया था, मार दिया था, उनकी हत्या कर दी थी, उसको लेकर के हमने अश्विनी चरंगू जो बीजेपी में डिपार्टमेंट ऑफ फीडबैक जिसको कहते हैं उसके स्पोक्स पर्सन है, आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। दर्शकों, बांदीपुर में उमर, वसीम और उनके वालिद की हत्या के बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। हालांकि राष्ट्रवादी सोच रखने वाले हर उस व्यक्ति को झटका लगा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की सोच पर, अलगाववाद की सोच पर हावी बनना चाहती थी। लेकिन इन सब चीज़ों से जैसे जैसे हत्याएं हो रही हैं, सिलेक्टिव किलिंग हो रही है, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के इस अभियान को झटका लग रहा है। आज हमारे साथ मौजूद हैं अश्विनी चरंगू, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल अफेयर, और साथ साथ में फीडबैक इनके पास है। लेकिन शायद चरंगू साहब आपकी फीडबैक ठीक नहीं थी, जिसके चलते आपको नहीं पता था कि ये सॉफ्ट टारगेट है। देखिए, 2-3 बातें हैं। सबसे पहले तो मैं ये आपके इस चैनल के माध्यम से
श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से और समाज की तरफ से उस शहीद को और उसके परिवार के लोगों को जिन्होंने शहादत प्राप्त की, और इस जघन्य अपराध में जिन लोगों ने इस सारे परिवार को तहस नहस एक प्रकार से कर दिया है। देखिए, एक बात है कि हम अभी तक इस बात को लेकर के बहुत फोकस्ड थे कि अपने लोगों को, यानी जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, इलेक्टेड हो, मोस्टली तो हम उस पर ध्यान दे रहे थे, इलेक्टेड हो और चाहे वो सरपंच हो, बीडीसी के चेयरमैन हो या काउंसलर्स वगैरह हो या अपने ऐसे कार्यकर्ता हों जो काफ़ी एक्टिव हैं, जैसे वसीम बारी जी थे। सिक्योरिटी का जो एंगल था उस पर सारा ध्यान फोकस था। लेकिन इस बार जो सामने आया है वो ये है कि ये तो सबवर्शन का मामला आ गया है सामने, कि सिक्योरिटी होने के बावजूद क्या हो सकता है, इसकी कल्पना मुझे लग रहा है किसी ने नहीं की थी कि जहां पर 8 से लेकर के 10 सिक्योरिटी के अमले के लोग वहां हों, वो उनकी गिरफ्त में हैं और साथ में पुलिस चौकी भी सामने है। उसके बावजूद जो ये हुआ है ये कोई मामूली विषय नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि आतंक के साथ में, आतंक की घटना तो है ही, सिक्योरिटी उसके साथ में है, अब ये सबवर्शन का मामला सामने आया है। रंगू साहब, आप ये चाहते हैं कि नए तरीके से सबकी जांच हो, और ख़ास तौर पर जो सरेंडर मिलिटेंट्स लगाए गए हैं और कुछ आड़ में OGW ओवरग्राउंड वर्कर भी भर्ती कर दिए गए थे, बार बार ये हाउस में आवाज़ भी उठती रही है। देखिए, आपका इशारा जो है मैं समझ रहा हूँ, ठीक भी है। सवाल ये पैदा होता है कि इतने बड़े पुलिस सेटअप में, देखिए सिक्योरिटी का जिस प्रकार का सेटअप कश्मीर में है, विशेषकर सारे जम्मू कश्मीर में, लेकिन खासकर कश्मीर में है, ये बड़ा ही हाईली प्रोफेशनल है। और मेरे हिसाब से तो इस सारे अमले में वीरों की भर्ती हुई है। इसी कारण तो हमने 126 लोग इस बार जनवरी से लेकर के आज तक ये जो टेररिस्ट हैं वो समाप्त किए। लिक्विडेशन तो तभी हुई, उसके होते हुए अगर ये हुआ है तो इसका मतलब है अंदर में ही कहीं ना कहीं गड़बड़ है, और वो जो गड़बड़ है वो कहाँ है, इसका अंदाज़ा जो है वो ये घटना हमें दे देती है। इसलिए अब क्या होना चाहिए, जैसे आपने कहा, प्रूनिंग जिसे कहते हैं वो करनी पड़ेगी। और उसके लिए मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, मैंने कल ही LG साहब को, चीफ सेक्रेटरी साहब को और DGP साहब को इस बारे में एक पत्र भी लिखा है, जिसमें मैंने इस तरह के कई सिक्योरिटीज़ रिलेटेड इश्यूज़ जो हैं उनके सामने उठाए हैं। पहले जो हमने इशू उठाए थे जब वो उनकी हत्या हुई थी अजय भारती जी की, उस वक्त हमने बेसिकली सिक्योरिटी का विषय उठाया था। लेकिन अब महज सिक्योरिटी का विषय नहीं है, अब ये कुछ और है। जैसे आपको पता होगा पहले के समय में, जैसे 90 का टाइम था, उस समय जो इंटेलिजेंस इनपुट थे वो कहाँ कहाँ से आते थे, जैसे गलियों से आते थे, कूचे से आते थे, मोहल्लों से आते थे, ऑफिस से आते थे, इवन घरों से आते थे। यहाँ पर एक और डायमेंशन आ गया है, अब मैं वो आपको बताता हूँ क्या आ गया। देखिए, डायमेंशन ये आ गया है कि जो आपका इंटेलिजेंस इनपुट है वो तो अब वहाँ से आना चाहिए जहाँ से सबवर्शन हो रहा है। यानी मान लीजिए आपने किसी को 5 लोग दिए हैं जी, ये 5 लोग जो हैं वो उसकी सुरक्षा करेंगे, आपका इंटेलिजेंस उन 5 लोगों में से अब आना चाहिए। इतना गंभीर हो गया है मामला। तो लेकिन चंद्र साहब, आप ये सोचिए, 1989 से लगातार आतंकवाद से अपनी शहादत दे करके वो पुलिस पर आप डाउट कर रहे हैं। देखिए, ये डाउट का विषय नहीं है, हम पुलिस पर डाउट नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि पिछले, आपको भी पता होगा, पिछले 20 वर्षों में कुछ एक ऐसे काम इस स्टेट में हुए हैं जिसका हमने हर समय प्रतिकार किया था, विरोध किया था। क्या था वो, कि जिन्होंने, जो सरेंडर टेररिस्ट हैं या ऐसे लोग जो ओवरग्राउंड, जैसे कि आपने बात कही ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं पर ये SPOs लगाया गया है अलग अलग जगहों पर। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो काम है, अब जैसे अभी ये वाला मामला है, इसमें क्या हुआ है, 10 के 10 लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं, एलिजिडली इन्वॉल्व हैं, पहले तो उनको डिसमिस किया गया है, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। नंबर 2, उनको अरेस्ट किया गया है। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन होगी। कुदरती बात है कि
फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री यूज होगा और फिर टर्मिनेशन भी हो सकती है। टर्मिनेशन तो ऑलमोस्ट हो गया, डिसमिस कर दिए हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि अब वो तार जो हैं, कहां कहां तार लगे हुए हैं, वो निकालने वाली बात है। हम तो अब इसीलिए मैंने कहा ये तो अब दूर तलक बात गई है। ये इतना छोटा सा मामला नहीं रह गया है कि उन्होंने वसीम बारी जी को मार दिया है, उनकी हत्या की है, केवल इतना इशू नहीं है। अब तो ये इशू ऐसा है, देखिए आपको एक घटना में याद दिलाता हूं 90 के दशक की, आपने शायद रिपोर्टिंग भी उसकी की है। एक सिक्योरिटी अमले की बहुत बड़ी मीटिंग थी डायरेक्टर जनरल पुलिस के ऑफिस में और वहां पर बॉम्ब एक्सप्लोजन हो गया था। उसके बाद में आपको याद होगा अपने वैद साहब हैं जो यहाँ डीजीपी थे, उनके दराज में कुछ वो पाया गया और उनकी उंगली उससे जख्मी हो गई थी। आपने वो रिपोर्टिंग की थी, मुझे याद है। यानी मामला वहां आ गया है घूम फिर कर, तो ये कोई साधारण मामला नहीं है। इसमें तो मुझे अब लग रहा है, मैंने इसके बारे में जहां मुझे कहनी चाहिए थी बात वहां मैंने की है। साहब, आपने जो लेटर लिखी उसका स्पिरिट क्या था, उसमें क्या कंटेंट क्या था? देखिए, मैं पूरी तरह से कंटेंट के बारे में तो नहीं बता सकता हूं, लेकिन मैं आपको भावनाओं के मतलब जो उसमें मेन क्रक्स जो है वो क्या है, वो ये है कि सिक्योरिटी का आमूल चूल रिव्यू होना चाहिए JNK में, नॉट ओनली कश्मीर बट होल ऑफ JNK। मैं तो ये मानता हूं कि एक तो सिक्योरिटी वो हुई जो लोगों को देते हैं, दूसरी सिक्योरिटी वो हुई जो इंस्टॉलेशंस पर हैं। अब तो देखिए, हमारे अभी अमरनाथ यात्रा का समय आ गया है, तो अमरनाथ यात्रा की दृष्टि से हमने ये विचार किया है, सरकार ने विचार किया है, प्रशासन ने भी उसमें काफ़ी इनपुट्स दिए हैं कि नहीं हमने यात्रा करानी है, 500 लोग डेली करेंगे, तो उस दृष्टि से भी मामला ये हो गया है। अब दूसरा हम ये सोच रहे थे कि अगस्त से हमने प्लानिंग की, क्योंकि ये कोविड का समय था। पिछले मार्च में हमने प्रक्रियाएं शुरू की थी टूर्स की, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 5 महीने नहीं हो पाई। हम अगस्त से शुरू करने वाले हैं अपने प्रवास सारे प्रदेश भर में शुरू करने वाले हैं। इतना ही नहीं, आपको याद होगा मैंने पिछला साल पूरा कश्मीर में दिया था और एक ज़िले को छोड़ करके मैंने सारे ज़िले वहाँ घूमे थे। इस बार मैंने फैसला किया था कि अब उस ज़िले में भी जाऊँगा और मतलब सारे 10 के 10 ज़िले, और हर महीने मैं वहाँ पर 15 दिन रहूँगा, ये मैंने फैसला किया था। और पूरे वहाँ पर तहसील स्तर तक जाऊँगा, ये मैंने अपनी जगह फैसला किया था। वहाँ के कार्यकर्ताओं से मैं कल से ही वहाँ के कई कार्यकर्ताओं से मेरी बात हुई है, आज भी मैंने उनसे बात की है। अनफॉर्चुनेटली मैंने पिछली बार भी ये बात की थी, मैं आज भी वही करूँगा। देखिए, जिन्होंने सिक्योरिटी लेनी होती है उन्होंने भी थोड़ा सीरियस होना पड़ता है। आपको सुनकर हैरानगी होगी, मैंने आज कल एक कार्यकर्ता को ये कहा कि आप नज़दीक के वहाँ जो आपकी पुलिस चौकी है वहाँ आप जाइए, वहाँ जो चौकी ऑफिसर है उससे मेरी बात कराइए, पहली बात। फिर मैंने उसको कहा, कल तो ये किया था उसने, आज उसने कल तो ये करना था उसने, आज उसने क्या करना था, आज उसने जो उसका थाना है वहाँ सुंबल एरिया है, सुंबल का थाना, आप वहाँ गए होंगे सुंबल में, तो मैंने उनको कहा था कि आप अब आज वहाँ जाएंगे। कमाल की बात है, ना तो वो कल चौकी अफसर ऑफिस में गया, ना आज थाने में गया। अब मुझे पता है वो क्या करेगा, कल सुबह वो मेरे को फ़ोन करेगा और ये कहेगा मैं हो नहीं पाया, जा नहीं पाया। तो ये जो है ना, ये जिसे कहते हैं डिरेलिक्शन ऑफ ड्यूटीज़, अपने लिए भी, बाकियों के लिए तो छोड़ दीजिए। मैंने आपसे पिछली बार जब बात की थी, मैंने आपको कहा था कि जो ये सिक्योरिटी देने वाले होते हैं और लेने वाले होते हैं, दोनों तरफ सीरियसनेस चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मैंने केवल ये जम्मू कश्मीर में देखा, मैंने जम्मू कश्मीर में के बाहर कई स्टेट्स में मैंने देखा, वहाँ ऐसा नहीं है। सवाल अब ये उठता है कि भाजपा को कितना सेटबैक पहुंचा है। जो लोग मुस्लिम फेसिस हैं और भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से मुतासर हैं, वो आना चाहते हैं, वो 2 कदम पीछे हो गए। देखिए, यहाँ पर मैं ये जो आपने बात कही, आपने तो कही ही, उसके साथ में एक और चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा। आपको मतलब दर्शकों के लिए भी बड़ा ज़रूरी है। वो क्या है, देखिए डायमेंशन थोड़ा बदल गया है। ये केवल भाजपा उन्मुख आतंकवाद नहीं रह गया है। अब यहाँ पर भाजपा, कांग्रेस, कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता है, हिंदुस्तान का परचम हाथ में लिए हुए है और कश्मीर में वो एक्टिव है। अब तो वहाँ पर ये भी है कि किसी तबके का भी नहीं है, वो भी ख़त्म हो गया। यानी मारना है तो मुस्लिम को मारेंगे, मारना है तो हिंदू को मारेंगे, मारना है तो क्रिश्चियन को मारे या सिख को मारेंगे, अब ऐसा भी नहीं है। अब जो भी हिंदुस्तान का परचम हाथ में लेकर के है, वो कमाल की बात यह है, कुछ दिन पहले आपको पता होगा वो अपने सिक्योरिटी अमले में एक सरदार जी थे,
उनकी निर्मम हत्या दिन में हुई। यानी अब डायमेंशन बदल गया है, आतंकवाद का डायमेंशन ये आ गया है अब कि हिंदुस्तान की परचम की गतिविधि जो है वो भी किसी प्रकार से कश्मीर में हो, उसके खिलाफ उन्होंने ये कार्रवाई करनी है। चिरंजीवी साहब, आप इसको कूप अप कैसे करेंगे? दो कदम तो लोग पीछे चल गए, डरा दिया, आतंकवादियों ने डरा दिया, जो झंडा लेकर के चल रहे थे उनको शहीद कर दिया। देखिए, कल रविंद्र जी हमारे प्रेसिडेंट, अशोक जी हमारे जनरल सेक्रेटरी और बाकी के लोग भी, नेता भी, वो वहाँ गए हुए थे। उन्होंने जो वहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं में जोश देखा, उन्होंने जो वहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं में भावनाएं देखी, मैं तो ये नहीं मानता कि कोई डर गया है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, पहले जैसे हम उनको ये कहते थे कि आप करिए, अब वो मामला जो है करिए वाला मामला नहीं रह गया। अब हमने उनको जो हम कहेंगे वो वहाँ पर करें। वी हैव टू फॉलो इट अप नाउ, सिक्योरिटी की दृष्टि से और बाकी चीज़ों की दृष्टि से। अब ये मामला जो है थोड़ा फॉलो अप करना पड़ेगा हर चीज़ के बारे में। पर्टिकुलरली मैं अब चिंतित इस बात पे हूँ, मुझे ये हम बात बताना चाहिए, ये मेरी नई चिंता है। मैंने इसके बारे में भी आई हैव ऑल्सो रिटन टू द गवर्नमेंट, जिनको लिखना चाहिए था मैंने लिखा है। मुझे सबसे बड़ी चिंता अब कश्मीर में मीडिया को लेकर के है। मीडिया के कर्मी जो हैं कश्मीर, रादर नॉट ओनली कश्मीर, जम्मू में भी मैंने देखा मीडिया कर्मी वहाँ चले जाते हैं जैसे कोविड की दृष्टि से। मैंने कहीं पर ऐसा नहीं देखा कि मीडिया कर्मी क्या है कि कोविड की दृष्टि से इतना संकोच कर रहे हैं कहीं जाने में, वो कहीं भी चले जाते हैं। वो बाद में हम उनको कहते हैं यार वहाँ जाने में आपने प्रिकॉशन लेना था, सोचना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मीडिया कर्मियों ने अपनी जान को हथेली पे रख के ये कर दिया पिछले 4 महीने में। मैंने बहुत क्लोजली इस चीज़ को देखा हुआ है। इसी प्रकार से मैंने देखा कश्मीर में, वहाँ पर भी सुरक्षा दृष्टि से मैं देख रहा हूँ कि मीडिया कर्मी वहाँ चले जाते हैं जहाँ पर एक्चुअली ये है कि उनको भी, वो भी जैसे वो आपस में गोलियाँ चलती हैं उसका शिकार हो सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर एक हुए थे हीरानगर में, अपने अशोक जी हुए थे। इसलिए आगे चल करके इस बात को लेकर के कि मीडिया कर्मी जो हैं उन पर किस प्रकार का प्रेशर है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह के हालात बने हैं मीडिया कर्मी। मेरा सवाल ये था, लास्ट सवाल है आपसे, कि अब बीजेपी की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? देखिए, अल्पसंख्यक जो कश्मीर में बहुसंख्यक है उनको अपने साथ जोड़ा जाए। देखिए, सबसे पहली बात जो हमारी नीति पहले से रही है वो ये है कि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रवादी तत्वों को हमने स्ट्रांग करना है। वो तो हम चालू रखेंगे ही, लेकिन उसके साथ में अब एक और बात चलेगी। वो क्या है? देखिए, जितने भी हमारे कार्यकर्ता, जितने भी इस प्रकार के सारे लोग हैं, इनके लिए विशेष रूप से हमने बैठना पड़ेगा अलग से, और इनके लिए किस प्रकार की आगे की कार्रवाई होगी उसके बारे में, उसके विषय में सोचना पड़ेगा। हमारे तो आज सैकड़ों कार्यकर्ता जो हैं वो कश्मीर में एक्टिव हैं, और एक्टिव का जब मैं आपको एक्टिव कहता हूं, दे आर पब्लिकली एक्टिव, नॉट ऑफिशियल, नॉट एडमिनिस्ट्रेटिवली एक्टिव ओनली, दे आर पब्लिकली एक्टिव। जैसे कि मैंने अभी आपको मिसाल दी। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का अब ऐसा समय आ गया है जबकि हमने इस सुरक्षा परिदृश्य को देख करके एक बार बैठ करके चिंतन मनन करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया चिरंजीवी साहब। धन्यवाद। दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।